हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है कैपिटल गेन એટલે કે મૂડી નફો वो मैं आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये जो फर्स्ट वीडियो उसमें हम लोग सारे प्रोविजंस जितने भी चैप्टर्स ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जितने भी प्रोविजंस आते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल असेट्स बोला है એટલે કે મૂડી સંપત્તિમાં कई कई संपत्तियों आवे छे। ठीक है, यानी कि कैपिटल असेट्स कौन कौन सी होती है तो उसमें यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड। ठीक है, એટલે કે શેનો સમાવેશ થાય છે અને શેનો સમાવેશ નથી થતો। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल और पर्सनल वेधर फॉर बिजनेस और पर्सनल यूज। ठीक है, એટલે કે कोई पण प्रकारनी मिलकत होय जंगम के स्थावर जे धंधा माटे के अंगत उपयोगी होय तो वो किस में आएगा, वो आएगा यहाँ पे कैपिटल असेट्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है राइट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी એટલે કે કંપનીના જે મેનેજમેન્ટના અધિકારો હોય છે वो किस में आएगा तो वो आएगा यहाँ पे कैपिटल असेट्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड क्या किया है એટલે કે કેનો સમાવેશ નથી કરેલો तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड એટલે કે વેપારમાં જે સ્ટોક હોય તે। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे मूवेबल प्लस पर्सनल, इसमें एक्सेप्ट है यहाँ पे ज्वेलरी एंड पेंटिंग्स એટલે કે જંગમ પ્લસ અંગત મિલકતો જે હોય છે સંપત્તિ અને આમાં અપવાદ આપેલો છે દાગીના અને પેન્ટિંગ્સ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है गोल्ड बॉन्ड्स, ये भी इसमें क्या है एक्सक्लूड कैपिटल असेट्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है रूरल एग्रीकल्चर लैंड એટલે કે ग्रामीण विस्तारनी खेतीनी जमीन। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं तो आगे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स। ठीक है, એટલે કે मूडी संपत्तिना प्रकारों तो उसमें 2 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स એટલે કે टूंका गाळानी मूडी संपत्ति और यहाँ पे है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स એટલે કે लांबा गाळानी मूडी संपत्ति। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, तो उसमें टोटल 3 पार्ट्स है। सबसे फर्स्ट है लिस्टेड शेयर एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, એટલે કે नोंधायेलो शेयर प्लस म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो उसका यहाँ पे जब भी हम लोग लिस्टेड शेयर्स लेते हैं तो वो अप टू 1 ईयर यानी कि 1 ईयर तक रखते हैं तो वो क्या आएगा तो वो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। और अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में क्या आता है तो लिस्टेड शेयर एंड म्यूचुअल फंड मोर देन 1 ईयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिस्टेड शेयर एंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो हम लोग 1 ईयर तक होल्ड करते हैं तो वो क्या हो 1 ईयर या उससे कम हम लोग होल्ड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। और अगर 1 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है अनलिस्टेड शेयर्स प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टीज अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, એટલે કે બિન નોંધાયેલો શેર પ્લસ સ્થાવર મિલકતો। अभी यहाँ पे जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं और इनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग यहाँ पे 2 ईयर तक होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 ईयर तक हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। अगर हम लोग यहाँ पे 2 ईयर से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, એટલે કે 2 વર્ષથી વધારે રોકશું तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में तो अनलिस्टेड शेयर प्लस हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा રહેઠાણ। ठीक है, गुजराती में उसका मतलब होता है રહેઠાણ એટલે કે बिन नोंधाયેલ शेयर प्लस घरनी मिलकतो। ठीक है, तो वो यहाँ पे मोर देन 2 ईयर यानी कि 2 साल से अगर हम लोगों ने ज़्यादा रखा है तभी वो किस में फॉल होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में। ठीक है, उसके बाद थर्ड है यहाँ पे अदर्स, यानी कि अदर्स जितने भी कैपिटल असेट्स है वो इसमें आ जाते हैं तो अप टू 3 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 ईयर तक क्या होगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। अगर 3 ईयर से ज़्यादा हो रहा है मोर देन 3 ईयर तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन એટલે કે टूंका गाळानी मूडी संपत्ति तो ये वो हम लोग किस तरह से निकालते हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सेल प्राइस એટલે કે વેચાણ કિંમત લખવાની। उसके बाद यहाँ पे उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन એટલે કે તેની પડતર। ठीक है, वो हम लोग माइनस करेंगे। उसके बाद आएगा माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट એટલે કે સુધારણાની કિંમત જે હોય છે वो भी हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद इसमें आएगा माइनस एक्सपेंसिस एक्सक्लूसिव फॉर ट्रांसफ़र એટલે કે मात्र ट्रांसफ़र माटेना खर्चाओ वो भी हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। तो लास्ट में जो आप लोगों को मिला वो क्या होगा STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सेप्शंस એટલે કે जे मुक्तियों મળે છે कर मुक्तियों वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को लास्ट में जो मिलेगा वो क्या होगा तो नेट STCG होगा। ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખું ટૂંકા ગાળાનું મૂડી સંપત્તિનું नफो हशे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में
तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सेल प्राइस, उसमें से माइनस करना इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन એટલે કે પડતરની अनुक्रमित कीमत શોધવાની હશે। ठीक है, तो इसके बाद मैं उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को समझा दूंगी। उसके बाद इसमें से माइनस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, એટલે કે સુધારાની अनुक्रमित कीमत। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंसिस एक्सक्लूसिव फॉर ट्रांसफर। ठीक है, એટલે કે માત્ર ટ્રાન્સફર માટેના ખર્ચાઓ। તો यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा LTCG એટલે કે लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन એટલે કે લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો। उसके बाद यहाँ पे उसमें से माइनस करेंगे एक्सेप्शंस એટલે કે कर मुक्तियों। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा नेट LTCG એટલે કે ચોખ્ખું લાંબા ગાળાનું मूडी नफो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। तो जो भी हमारी COA होता है यानी कि कॉस्ट एक्विजिशन जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे इंडेक्स्ड ऑफ ईयर ऑफ सेल। એટલે કે જ્યારે વેચાણના વર્ષનું इंडेक्स જે હોય છે वो आप लोगों को ऑलरेडी समय दिया ही होगा। ठीक है, वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना और डिवाइड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंडेक्स्ड ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, એટલે કે खरीदीना वर्षનું इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, એટલે કે પડતરની अनुक्रमित कीमत મળશે। अभी यहाँ पे ये जो आप लोगों को अभी समझ रहे हो तो यानी कि यहाँ पे जब भी हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखेंगे એટલે કે સુધારાની જે કિંમત હોય છે वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनटू हम लोग करेंगे इंडेक्स्ड ऑफ ईयर ऑफ सेल એટલે કે વેચાણના વર્ષનું इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स्ड ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, એટલે કે સુધારણાના વર્ષનું इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा तो सुधारानी अनुक्रमित कीमत મળશે। ठीक है, यानी कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस। ठीक है, सेक्शन 112A के 112A में यहाँ पे फॉलो होता है ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन फॉर शेयर परचेस बिफोर 1-2 यानी कि 1 ફેબ્રુઆરી 2019। ठीक है, એટલે કે આને ગુજરાતીમાં કહેવાશે પરિપ્રેક્ષ્ય જોગવાઈ કલમ 112A એટલે કે શેરની ખરીદી માટે। ठीक है, ये जो प्रोविज़न है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर परचेस जब भी हम लोगों ने 1 फरवरी 2019 से पहले अगर हम लोगों ने शेयर परचेस किया है तो उसके लिए यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ करेंगे ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2018 एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ठीक है, એટલે કે નાણાં સુધારો અધિનિયમ 2018 એટલે કે નાણાકીય વર્ષ 2018-19 થી लागू करेल छे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंडेक्सेशन इज नॉट टू बी डन यानी कि जो अभी मैंने आप लोगों को इंडेक्सेशन समझाया वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं करना है ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न में। ठीक है, એટલે કે પરિપ્રેક્ષ્ય જોગવાઈની કલમમાં જે अनुक्रमणिका मुजब આપણે કિંમત શોધી છે वो अभी यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग किस तरह से ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न से ज़रिए यहाँ पे हम लोग LTCG निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा LTCG इक्वल टू सेलिंग प्राइस એટલે કે વેચાણ કિંમત उसमें से माइनस हम लोग करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो अमाउंट मिलेगी वो क्या होगी तो LTCG होगी એટલે કે લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો થશે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा એટલે કે પડતર શું નીકળશે तो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है लो ऑफ એટલે કે આ બંનેમાંથી जो ઓછું હોય તે और यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है हायर ऑफ यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है स्टेप नंबर 1 में एक्चुअल सेलिंग प्राइस એટલે કે ખરેખર વેચાણ કિંમત હોય છે તે। उसके बाद सेकंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑन 31 જાન્યુઆરી 2018। ठीक है, એટલે કે 31/1/2018 बजार कीमत। ठीक है, वो भी आप लोगों को समय ऑलरेडी दी गई होगी। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट को हम लोग यहाँ पे कहेंगे एल वैल्यू એટલે કે एल मूल्य कहेसु। ठीक है, अभी ये एल वैल्यू जो आई हमारी वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट करके। ठीक है, हायर ऑफ એટલે કે જે વધુ હોય તે तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल वैल्यू। उसके बाद सेकंड लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल परचेस प्राइस એટલે કે ખરેખર खरीद कीमत। अभी इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा क्या होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस तरह से आप लोगों को LTCG मिल जाएगा એટલે કે લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો પણ મળી જશે। उसके बाद यहाँ पे आगे
अभी आप लोगों को यहाँ पे पता कैसे पड़ेगा कि ग्रैंडफादरिंग लोग जो प्रोविज़न है उसका अगर हम लोग यूज़ किस में कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते, कभी हम लोगों को ये यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सम स्टेप्स टू फाइंड ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन्स, એટલે કે અમુક સ્ટેપ્સ પરિપ્રેક્ષ્ય જોગવાઈ ઓળખવા માટે, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फाइंड दैट कैपिटल गेन लॉस इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि સૌ પ્રથમ લાંબા ગાળાનો નફો છે કે ટૂંકા ગાળાનો નફો, ठीक है। यहाँ पे जो भी गेन हो या लॉस हो वो शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए, वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। अगर उसके बाद सेकंड है सो दैट शेयर परचेज प्राइस इज बिफोर 2001 और आफ्टर 2001, ठीक है। એટલે કે यहाँ पे आप लोग को देखना होगा शेयरनी खरीदी 2001 પહેલાની છે કે પછીની તે ચકાસવું, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे शो दैट सेक्शन 112A इज एप्लीकेबल और नॉट, यानी कि यहाँ पे जो सेक्शन 112A का जितना भी प्रोविजंस मैंने आप लोगों को समझाया उसमें जितने भी जो कंडीशंस दी गई है वो एप्लीकेबल है या नहीं वो आप लोगों को देखनी है, એટલે કે कलम 112A एप्लीकेबल है कि नहीं ते चकासू। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे व्हेन सेक्शन 112A इज एप्लीकेबल दैट टू कंडीशंस हियर दैट फर्स्ट ए परचेस ऑफ शेयर इज बिफोर 1 February 2018 एंड सेल इज आफ्टर 1 February 2018, यानी એટલે કે અહીંયા થશે ગુજરાતીમાં જ્યારે કલમ 112A એપ્લિકેબલ હોય ત્યારે બે શરતો છે। પહેલું છે શરત એ 1 ફેબ્રુઆરી 2018 પહેલાં ખરીદેલ હોવા જોઈએ શેર અને તેનું શેરનું વેચાણ 1 ફેબ્રુઆરી 2018 પછી થયેલું હોવું જોઈએ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है व्हेन अबाउट टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड दैट यूज सेक्शन 112A, એટલે કે જ્યારે ઉપરની બે શરતોનું પાલન થાય ये दोनों कंडीशंस, ठीक है। जब भी एप्लीकेबल होगी तभी हम लोग यूज़ करेंगे सेक्शन 112A, એટલે કે અહીંયા આગળ કલમ 112A નો उपयोग करसू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एग्जेम्पशंस अस 54, એટલે કે कलम 54 मुजब अभी यहाँ पे जितने भी कलम जो सेक्शन 54 है, ठीक है, जितने भी इसमें एक्सेप्शंस और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो हम लोगों को बहुत ही हेल्प हो समय, वो सभी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ओनली फॉर LTCG, એટલે કે જ્યારે લાંબા ગાળાનો નફો હોય ત્યારે જ ये तभी यहाँ पे हमारा आएगा एक्सेप्शंस अस 54, ठीक है, એટલે कलम 54 ત્યારે જ આવશે। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है एक्सेप्शंस कैन बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल और HUF, ठीक है, એટલે કે મકાનની ફેરબદલી કરનાર વ્યક્તિ અથવા हिंदू अविभक्त कुटुंब હોઈ શકે, ठीक है, यानी कि कंपनी भी हो सकती है इसमें। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे असेट सोल्ड, यानी कि ये जो सेक्शन दिया है यहाँ पे तो उसमें हम लोग कौन सी असेट सोल्ड कर सकते हैं, એટલે કે કઈ સંપત્તિનું વેચાણ કરવું, તો यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी એટલે કે રહેઠાણ વેચવામાં આવશે, ठीक है। उसके बाद उसके सामने हम लोगों को परचेस क्या करना है, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, એટલે કે રહેઠાણ વેચીને રહેઠાણ ખરીદવામાં આવવું જોઈએ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे है टाइम लिमिट दिया है फॉर परचेस, यानी कि जब भी हम लोग सेल कर देते हैं उसके बाद कितने टाइम लिमिट में हम लोगों को दूसरा हाउस परचेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, એટલે કે ખરીદી માટેની સમય મર્યાદા ટ્રાન્સફરથી 1 વર્ષ પહેલાં અને 2 વર્ષ પછી સુધીમાં અહીંયા આગળ રહેઠાણની ખરીદી કરી લેવી જોઈએ। उसके बाद यहाँ पे 6 है टाइम लिमिट फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर हम लोगों ने जो घर था हमारा वो बेच दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब भी हम लोग नया घर खरीदेंगे तो उसके लिए जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे लिमिट है कि 1 year बिफोर एंड 3 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, એટલે કે બાંધકામ માટેની મર્યાદા છે કે ટ્રાન્સફરની તારીખથી 1 વર્ષ પહેલાં અને 3 વર્ષ પછી, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7th है मैक्सिमम एक्सेप्शंस दैट कैन बी क्लेम्ड 2 crore વન્સ ઇન લાઈફ, એટલે કે મૂડી નફો 2 કરોડ સુધીનો હોય ત્યારે માત્ર એક વખત જ અવસર મળે છે, ठीक है। 2 करोड़ तक का यहाँ पे 1 टाइम चांस मिलता है, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर का यहाँ पे टिल देन कैपिटल गेन विल डिपॉजिट इन CGAS, यानी कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इन नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, એટલે કે વધારેની જે રકમ હોય તે સરકારની યોજના મુજબ CGAS में मूकी शकाय छे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जितनी भी अमाउंट हम लोग यहाँ पे डालेंगे ये स्कीम में तो हम लोगों को उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस इक्वल्स टू अमाउंट री इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
એટલે કે અહીંયા આગળ થશે कर मुक्ति रकम કેટલી મળશે, यानी कि कितना अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे एग्जेम्पशंस मिलेगा, तो वो होगा फरीथी रोकाण કર્યું હોય, यानी कि जितना हम लोगों ने यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट किया होगा उतना ही अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्शंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10th नंबर का है मैक्सिमम 2 हाउस कैन बी परचेज विद इन टाइम लिमिट, यानी कि यहाँ पे जो 5th और 6th में मैंने टाइम लिमिट आप लोगों को बताया, इस टाइम लिमिट में ओनली ऑन यहाँ पे हम लोग 2 हाउस ही परचेस कर सकते हैं। ठीक है, એટલે કે સમય મર્યાદામાં 2 રહેઠાણની જ ખરીદી કરી શકાય। उसके बाद यहाँ पे आगे सेक्शन 54F, ठीक है, એટલે કે कलम 54F मुजब तो अभी यहाँ पे सेल क्या करना है, तो एनी लॉन्ग टर्म असेट्स एक्सेप्ट यहाँ पे है रेसिडेंशियल हाउस, એટલે કે રહેઠાણ સિવાયની બધી જ લાંબા ગાળાની સંપત્તિનું વેચાણ કરેલું હોય। और यहाँ पे उसके बाद परचेस क्या करना है, तो रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, એટલે કે खरीदी करवानी है રહેઠાણની, यानी कि 54 यहाँ पे सेक्शन 54 में क्या था कि हम लोग सेल करते हैं रेसिडेंशियल हाउस का और उसके सामने परचेस करते हैं रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, मगर 54F में क्या है, हम लोग कोई भी रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स हम लोग सेल कर सकते हैं और उसके सामने हम लोग क्या परचेस करेंगे, तो रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, એટલે કે રહેઠાણ खरीदी करसूँ। उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइम लिमिट दिया गया 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल, એટલે કે સમય મર્યાદા આપેલી છે વેચાણની તારીખથી 1 વર્ષ પહેલાં અને 2 વર્ષ પછી। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी टाइम लिमिट दी गई है, तो वो है 1 ईयर बिफोर एंड 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल, એટલે કે વેચાણની તારીખથી 1 વર્ષ પહેલાં અને 3 વર્ષ પછી સુધીની બાંધકામ માટેની સમય મર્યાદાઓ આપેલી છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉक इन पीरियड क्या है, तो वो है 3 ईयर, એટલે કે નવા રહેઠાણની फेरबदली 3 वर्ष पहला न कर सके, यानी कि जो हम लोगों ने नया हाउस परचेस किया है उसको 3 ईयर तक होल्ड करके रखना है, यानी એટલે કે જે નવું રહેઠાણ લીધેલું છે તે અહીંયા આગળ 3 वर्ष માટે રાખવું कंपलसरी है, उसके बाद ही इसको हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे सेक्शन 54EC, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ કલમ 54EC મુજબ તો ઇટ ઇઝ અલાઉડ ટુ ઓલ એસએસસી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપની એન્ડ ફર્મ્સ। ठीक है, એટલે કે આ જે કલમ છે તે व्यक्ति माटे, पेढ़ी माटे, कंपनी माटे एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल एनी इनमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, એટલે કે કોઈ પણ સ્થાવર મિલકતો વેચી શકાય, જમીન बिल्डिंग પણ नो पण तेमा समावेश थाय छे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को परचेस क्या करना है सामने, तो परचेस नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट, એટલે કે સરકારના નોટિફાઈડ બોન્ડની ખરીદી કરવાની છે। તો सबसे फर्स्ट यहाँ पे NHAI लिमिटेड, ठीक है, लिस्टेड, तो अभी यहाँ पे जे NHAI ना लिस्टेड बॉन्ड होय छे ते वो हम लोग यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એટલે કે આના પણ આપણે અહીંયા આગળ તેના દ્વારા જે બહાર પાડેલા બોન્ડ હોય છે તે પણ ખરીદી કરી શકીએ। उसके बाद थर्ड है एनी अदर नोटिफाइड बॉन्ड, એટલે કે अन्य कोई પણ निर्दिष्ट बॉन्ड પણ खरीदी शकाय। यहाँ पे नोटिफाइड का परफेक्ट गुजराती होता है निर्दिष्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेनिफिट इज़ 50 लाख, यानी कि ये जो सेक्शन है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग 50 लाख का ले सकते हैं, એટલે કે વધુમાં વધુ 50 લાખની રકમનો ફાયદો મળી રહે। उसके बाद यहाँ पे लॉक इन पीरियड टाइम इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन बॉन्ड, એટલે કે જે बॉन्डની खरीदी करसूँ उसमें यहाँ पे आप लोगों को लॉक इन पीरियड लिखा हुआ होगा ऑलरेडी बॉन्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइम लिमिट है 6 months आफ्टर द सेल्स, એટલે કે समय मर्यादा આપેલ છે વેચાણના 6 महीना સુધી। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 6 मंथ ही ऑलरेडी क्यों है, यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल करने के बाद हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है कि हम लोग डिसाइड करें कि कौन से बॉन्ड में हम लोग अभी ये अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अभी हम लोग में इसके पहले मैंने अभी आप लोगों को सेक्शन 54F और 54 समझाया। ठीक है, उसमें ऐसा था कि परचेस करने के लिए 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर तक हम लोगों के पास टाइम लिमिट था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जब भी हम लोगों को हाउस परचेस करना होता है तो हम लोगों को सोचने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों को लगे कि यहाँ पे ये जो हाउस का प्राइस है वो कम होने वाला है, लैंड का प्राइस, ठीक है, कम होने वाला है, तो अगर हम लोग उसको थोड़े टाइम के बाद परचेस करना चाहे तो कर सकते। तो इसीलिए वहाँ पे आप लोगों को टाइम लिमिट ज़्यादा दिया था, मगर यहाँ पे आप लोगों को नोटिफाइड बॉन्ड परचेस करना है। ठीक है, परचेस नोटिफाइड बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया कि 6 months आफ्टर द सेल्स, એટલે કે વેચાણ પછીના 6 જ મહિનામાં ખરીદી લેવા જોઈએ બોન્ડ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे
સેટ ઓફ એન્ડ કેરી ફોરવર્ડ ધ ઓફ લોસીસ, ठीक है। એટલે કે જે નુકસાન થાય તેનું આપણે શું કરી શકાય, તો અભી यहाँ पे आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज ऑल्सो સેટ ઓફ વિથ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન, એટલે કે જે ટૂંકા ગાળાની મૂડી ખોટ હોય છે તેનો ફાયદો લાંબા ગાળાના મૂડી નફામાં લઈ શકાય। મગર उसके बाद यहाँ पे क्या है, વેન લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ ઇઝ ઓલ્સો સેટ ઓફ વિથ ઓનલી એન્ડ ઓનલી લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન, એટલે કે પરંતુ જ્યારે લાંબા ગાળાની મૂડી ખોટ હોય ત્યારે તેનો ફાયદો માત્ર ને માત્ર લાંબા ગાળાના મૂડી નફા સામે જ લઈ શકાય, ठीक है। यानी कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसके वो जो हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है। मगर अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, मगर उसके लॉन्ग टर्म के सामने हम लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ओनली लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, એટલે કે નુકસાન માત્ર 8 વર્ષ સુધી આગળ લઈ જઈ શકાય છે। उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो डिबेंचर यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड, એટલે કે નોંધાયેલા અને બિન નોંધાયેલા। उसमें यहाँ पे होल्डिंग पीरियड दिया है 1 year, ठीक है। जब भी हम लोग होल्ड करते हैं 1 year तक, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या LTCG रेट क्या है, એટલે કે લાંબા ગાળાનો મૂડી નફાનો અહીંયા આગળ दर કેટલો આવશે, तो वो आएगा 10%। और STCG के लिए हम लोग नॉर्मल रेट के हिसाब से गिनेंगे, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को सेम 3 में ऑलरेडी समझाया था कि स्लैब सिस्टम क्या होता है, तो स्लैब सिस्टम्स के ऊपर से हम लोगों को टैक्स रेट देना होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रेट के हिसाब से गिनेंगे STCG, એટલે કે ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनलिस्टेड में आता है होल्डिंग पीरियड 3 years, यानी कि अनलिस्टेड शेयर्स आप लोगों को 3 years तक रखने हैं। उसके बाद इसके ऊपर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, એટલે કે લાંબા ગાળાનો મૂડી નફાનો દર શું હશે, તો वो होगा 20%। और यहाँ पे STCG भी सेम होगा कि नॉर्मल रेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे अभी यहाँ पे लास्ट में हम लोग समझेंगे टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन, એટલે કે જે મૂડી નફો હોય છે તેના ઉપર કેટલો કર ભરવો, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड अगर हो, એટલે કે નોંધાયેલ ઇક્વિટી શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોય ત્યારે, तो LTCG એટલે કે લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો હોય तो उसके ऊपर यहाँ पे अप टू 1 लाख नील, यानी कि फर्स्ट जो 1 लाख होता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं हम लोगों को देना होता। उसके बाद रिमेनिंग जो बचता है पैसे उसके ऊपर 10% टैक्स देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा STCG हो, એટલે કે ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો હોય तो उसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे 15% टैक्स देना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स के ऊपर 10% विदाउट इंडेक्सेशंस, એટલે કે अनुक्रमित वगर यहाँ अगर 10% આપવાનું છે। अभी मैंने आप लोगों को समझाया है इंडेक्सेशंस, ठीक है। वो इंडेक्सेशन किए बिना यहाँ पे आप लोगों को डिबेंचर के ऊपर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर 10% देना है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से आप लोगों को टैक्स निकाल के पे करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर के बारे में, तो वो होगा यहाँ पे 20% आफ्टर इंडेक्सेशंस, ठीक है। अभी यहाँ पे डिबेंचर्स जो होते हैं वो लिस्टेड है तो यानी कि विदाउट इंडेक्सेशंस, और अनलिस्टेड है तो आफ्टर इंडेक्सेशन आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ पे 20% LTCG में, और STCG में क्या आएगा, तो रेगुलर टैक्स रेट आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर का है इनमूवेबल प्रॉपर्टी, એટલે કે સ્થાવર મિલકતો માટે, तो यहाँ पे होगा 20% आफ्टर इंडेक्सेशंस, એટલે કે अनुक्रमित સાથે 20% આપવાનું રહેશે, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, એટલે કે લાંબા ગાળાના મૂડી નફામાં। उसके बाद यहाँ पे आगे STCG में क्या होता है, टूंका गाળાના મૂડી નફામાં, तो उसमें यहाँ पे रेगुलर टैक्स रेट ही आप लोगों को फाइंड करके उसके ऊपर टैक्स देना है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर का है गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड्स, એટલે કે સોનું દાગીના અને ડાયમંડ માટે, तो यहाँ पे भी सेम है 20% आफ्टर इंडेक्सेशंस, और ये होगा LTCG में, और STCG में यहाँ पे सेम होगा कि रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से आप लोगों को टैक्स पे करना है। उसके बाद यहाँ पे 6th नंबर का है एनी अदर असेट्स, એટલે કે બીજી જે અન્ય મિલકતો હોય उसके लिए भी यहाँ पे सेम है LTCG में कि 20% आफ्टर इंडेक्सेशंस, એટલે કે अनुक्रमितની સાથે 20% આપવાનું રહેશે टैक्स। उसके बाद यहाँ पे STCG में होगा रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से, એટલે કે सामान्य कर दर थी આપણને टैक्स पे करवानो રહેશે, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 2 के कैपिटल गेन के जितने भी प्रोविजंस थे मैंने आप लोगों को समझा दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सम्स।